देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व कर चुके थे। न्यूमेरिकल नंबर जो 8 था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 8 था उसी तरह से इसके अंदर भी अपन को दो इक्वेशन बनानी है जैसे उसमें बनाई थी, और उन दोनों इक्वेशन की सहायता से कार पर लगने वाले बल का क्या करना है, मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 9 अपनी बुक का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार का भार 1800 किलोग्राम है। एक कार का भार 1800 किलोग्राम है। इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी, इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी, अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी। एक कार का भार 1800 किलोग्राम है, इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। 1.8 मीटर है, ये अपन को धुरियों के बीच की दूरी दे दी। इसका गुरुत्व केंद्र, इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। 1.05 मीटर पीछे है। इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर क्या है, पीछे है। समतल भूमि द्वारा इसके प्रत्येक समतल भूमि द्वारा इसके प्रत्येक समतल भूमि द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले इसके अगले और पिछले पहिए पर, पिछले पहियों पर यूं कर देते हैं, अगले और पिछले पहियों पर, अगले और पिछले पहियों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। पहियों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन इसके डेटा देखें कि डेटा अपन को क्या क्या दिए हुए हैं, उनको अपन समझें। उन डेटा को अपन इसमें एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं कि कार का, ताकि इनको समझना आसान रहे कि कौन सी दूरी क्या क्या है और क्या ये अपने पास कह रहे हैं, उसको अपन इसमें ज्ञात कर लें। देखिए क्वेश्चन में जैसे मान लिया एक समतल धरातल अपन ये बना लेते हैं, ये एक समतल धरातल मैंने बना लिया है, इस पर मैं एक कार बना लेता हूँ। एक मैं इस तरह से ये कार बना लेता हूँ। इस तरह से अपन एक
ये अपन इस तरह से कार बना लेते हैं। देखो ये रही, एक पहिया यहाँ लगा देंगे, एक पहिया अपन यहाँ लगा देते हैं। देखो इसमें ये लो। देखिए भाई, ये अपन ने कोई कार बना ली है। अब कार के जो डेटा है उनको अपन शो कर दें। देखो ये दोनों पहिए हैं, इन पहिए की ये धुरी रही। तो देखो सबसे पहले तो कार का जो भार है, मैंने मान लिया कि कार का भार m है, तो ये दिया है 1800 किलोग्राम। 1800 किलोग्राम ये भार इन्होंने दिया है। सबसे पहले मैं सब कुछ इस डायग्राम के अंदर अपन शो कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। फिर इसके बाद दोनों धुरियों के बीच की दूरी इन्होंने दी है। इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है भाई। कितनी दी हुई है? 1.8 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस दी गई है ये है 1.8 मीटर, ये अपन को दी गई है 1.8 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो देखेगा। इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। 1.05 मीटर पीछे अगली धुरी से, इस धुरी से 1.05 मीटर पीछे, यानी कि यहां पर ले लेते हैं अपन। यहां पर इसका गुरुत्व केंद्र, यानी कि चलो इसे सी से रिप्रेजेंट में कर देता हूं। तो यहां जो इसका गुरुत्व केंद्र है, यहां से इस धुरी से जो डिस्टेंस है इसकी, वो है 1.05 मीटर। ये अपन को दी हुई है भाई, ध्यान रहे ये कितनी है 1.05। थोड़ा सा मोटा लिख देता हूं मैं इसे ताकि अक्सर देखने में आपको आसानी रहे। देखिएगा ये अपन को दी हुई है। अब और अपन को क्या क्या दे रखा है, 1.05 मीटर पीछे है अगली धुरी से, अगली धुरी से 1.05 मीटर आ गया है। फिर ये क्या कह रहे हैं, समतल भूमि द्वारा इसके प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर लगने वाले बलों को ज्ञात करना है। तो देखो भैया, अगले और पिछले जो पहिए हैं उन पर लगने वाले बलों को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगले पहिए पर मैं मान लेता हूं कि बल क्या है, R1 है। अगले पहिए पर बल मैंने मान लिया है R1 है, और पिछले पहिए पर जो बल है वो है R2। ये लो, ये सब कुछ अपन ने इसके इस डायग्राम के अंदर क्या है, शो कर दिया है, इस कार के डायग्राम के अंदर। अब देखो, अब अपन इसकी, अब आपको ज्ञात करना है R1 और R2 निकालना है। और लेकिन इसने एक बात और कही है, प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक पहिए के लिए निकालना है, प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर। तो देखें, R1 और R2 अपन कैलकुलेट करके, चूंकि कार है तो कार के अंदर दो पहिए तो होंगे नहीं, एक इधर है एक उस साइड में है। इसी तरह से ये पहिया एक इधर है तो एक पहिया उसका उस साइड में है। तो अब देखो अपन इसमें देखें तो गुरुत्व केंद्र जो C है, इसके सापेक्ष अगर आघूर्ण लें तो देखो घूर्णी संतुलन के लिए क्या समीकरण बनेगी। यहां मैं ले लेता हूं इसका हल, यानी ये जो डायग्राम है इसके हल का ही हिस्सा है। तो देखो, गुरुत्व केंद्र C के सापेक्ष, गुरुत्व केंद्र C के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, C के सापेक्ष
आघूर्ण लेने पर घूर्णी संतुलन हेतु। घूर्णी संतुलन के लिए क्या होगा, बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का गुणनफल, ये टोटल मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ये दोनों मान दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं देखो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, पहले इसकी बात करूं तो ये बल कितना है मेरे पास R1, इसके लिए डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर 1.05, यही दी हुई है, माइनस। अब इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी भाई, 1.8 टोटल डिस्टेंस है, 1.8 टोटल है, इसमें से 1.05 को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर अपन आप इसको अगर माइनस कर देते हो तो बची हुई क्या बचेगी 1.8, चलो इसे पूरा ऐसे लिख देते हैं, -R2 इंटू 1.8 माइनस 1.05 इजिकल टू, ये वैल्यूज क्या आएंगी मेरे पास, 0 होनी चाहिए। यानी कि ये कह सकता हूं दक्षिणावर्त और वामावर्त बलागुण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो अब देखिएगा इक्वेशन किस रूप में आपके पास आती है। तो देखो R1 1.05 इजिकल टू R2 इंटू, इसको पसंद किया 1.8 माइनस 1.05 0.75, फिर देखो R1 अपॉन में R2 इजिकल टू 0.75 1.05, यानी कि R1 अपॉन में R2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया 75 अपॉन में 105 यानी 105। अगर ऐसा है तो अब आप इसे कैंसिल करें भाई, 5/7, यानी कि R1 अपॉन में R2 इजिकल टू 5 अपॉन में 7। एक इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये आ गई। अब इस इक्वेशन का मेरे पास यूज होगा। अब देखिएगा, अब अगर मैं ऊर्ध्व दिशा के अंदर इसका स्थानांतरीय संतुलन देखूं तो देखिए इसका भार तो क्या है, W है। ऊर्ध्व दिशा में स्थानांतरीय संतुलन हेतु, ऊर्ध्व दिशा में स्थानांतरीय संतुलन हेतु। अब देखिए समीकरण कैसे बनेंगे, R1 भी ऊपर की ओर होगा, R2 भी ऊपर की ओर है और W कहाँ होगा, नीचे की ओर, यानी कि R1 प्लस R2 माइनस W इजिकल टू 0। या इस समीकरण को मैं कह सकता हूं R1 प्लस R2 इजिकल टू W, और W का मीन्स होता है mg इजिकल टू mg। या अब आप इसकी वैल्यू ले लें, R1 प्लस R2 mg, m कितना है 1800, g की वैल्यू 9.8, यानी कि R1 प्लस R2 1800 इंटू 9.8 करना है मुझे, या इसको यूँ क्यों रहने दो। अब मैं तो सीधी इसमें कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो थोड़ा सा क्या हो सकता है, कोई स्टेप अगर एक दूसरे से कहीं कैंसिल हो रही हो तो यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। अब देखो अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं R1 और R2 की वैल्यू क्या कर लूँगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी मेरे पास। पहले अगर मैं R1 निकालना चाहूँ तो देखो R2 इजिकल टू 7R1 अपॉन में 5, यह वैल्यू में पुट कर दूंगा। किसी भी इक्वेशन को आप ले सकते हो, या फिर इसमें R1 की वैल्यू रख लो। तो देखो भैया समीकरण 1 से R1 इजिकल टू हो जाएगा 5R2 अपॉन में 7, यही आ रहा है। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर ये मान अपन समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए R1 की जगह क्या रखोगे आप, 5R2 अपॉन में 7 प्लस R2,
इज इक्वल टू 1800 इंटू 9.8, 5/7 R2 प्लस R2, यही तो स्टेप अपने पास आ रही है। तो अब देखिएगा ये मेरे पास इक्वेशन में कितनी बन जाएगी, यहां मेरे पास इसका मतलब ये जो इक्वेशन आ गई है ये हो जाएगा, देखो चलो देखते हैं अपन, एलसीएम ले लो आप 7 को, तो ये हो गया है 5R2 प्लस 7R2 इज इक्वल टू 1800 और ये 9.8, 7 और 5 12, 12R2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1800 इंटू 9.8, यानी कि R2 इज इक्वल टू 1800 इंटू 9.8 इंटू 7 अपॉन में 12। तो देखो भाई R2 इज इक्वल टू 1800 इंटू 9.8 कितना आ रहा है, 1800 इंटू 9.8 अपॉन में 12। यहाँ तक की इक्वेशन तो आ रही है अपने पास। अब इसे जब अपन सोल्व कर लेंगे, वापिस से एक बार फिर से देख सकते हो आप भाई, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 7 आया है मेरे पास, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या आया है, 5 अपॉन में 7 आया है। फिर मैंने यहाँ से R1 की वैल्यू इसमें पुट करी है, तो देखो R1 इज इक्वल टू क्या आया है, 5R2 अपॉन में 7 है, उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये देखो R1 की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 5R2 अपॉन में 7, 5R2 अपॉन 7 प्लस R2 इज इक्वल टू 1800 इंटू 9.8। अब यहाँ मैंने सोल्व किया इसे, तो मैं क्या स्टेप देख रहा हूँ इसके अंदर, देखो 7 एलसीएम ले लिया है मैंने, तो यहाँ 7 तो 5R2 प्लस 7R2, 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन में 7 1800 इंटू 9.8, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 1800 इंटू 9.8 इंटू 7 अपॉन में 12। अब मैं इसको जब कैलकुलेट कर लूँगा तो ये मेरे पास आएगा 10,290 न्यूटन, 10,290 न्यूटन। ये लो, ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है ये आ गई है R2 की वैल्यू। अगर मेरे पास ये R2 की वैल्यू आ गई है तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे लिए क्या है, अब आसान है। कैसे, किसी भी इक्वेशन में मान रख दो आप R2 का, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप इसका मान निकाल सकते हो। तो देखिएगा भाई, समीकरण 1 से इसको मैं कह सकता हूं समीकरण नंबर 3। अब देखो R2 की वैल्यू आपके पास है तो R1 इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो समीकरण 3 से R1 इज इक्वल टू, क्योंकि R2 तो कैलकुलेट हो गया है, 5 अपॉन में 7, R2 कितना आया है 10,290, या R1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 10,290 अपॉन में 7, यानी कि 7350 न्यूटन, 7350 न्यूटन। भाई n का मीन्स यहाँ पर क्या है भाई, न्यूटन है। ये हो गया है 10290 न्यूटन और ये हो गया है 7350 न्यूटन। ये अपने पास न्यूटन वैल्यू आ गई है। अब इसने पूछा क्या है, देखो प्रत्येक अगले और पिछले पहियों पर बल, तो प्रत्येक अगले पहिए पर बल, भाई ये तो मैं टोटल बल निकाल लिया, इसलिए प्रत्येक, भाई अगले 2 पहिए हैं, अगले पहिए कितने हैं 2, तो प्रत्येक पर पूछा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहां आंसर तो वैसे आपके पास ये आ गया है कि R1 और R2 कितना है, लेकिन प्रत्येक के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक अगले पहिए पर बल इज इक्वल टू R1/2, यानी 7350 अपॉन में 2, डिवाइड कर दीजिए इसे, 7350 अपॉन में 2, 3000, ये हो गया 7350, यानी कि ये हो जाएगा 3675, 3675 न्यूटन। ये लो भाई, प्रत्येक अगले पहिए पर बल हो गया, इसलिए प्रत्येक अगले पहिए पर बल एवं प्रत्येक पिछले पहिए पर बल R2 अपॉन में 2 हो गया,
तो अब देखो अभी R2 कितना है मेरे पास, R2 है 10,290, 10,290 अपॉन में 2, 10,290। अब इसको भी आधा कर लो तो ये हो जाएगा 5,145 न्यूटन, 5,145 न्यूटन। ये लो, प्रत्येक पहिए पर अपन ने बल निकाल लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें। डायग्राम से ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे हैं। अपन ने R1 और R2 निकाल लिया और साथ में इन्होंने पूछा था प्रत्येक पहिए पर बल, तो अपन ने प्रत्येक पहिए पर जो बल है वो भी अपन ने इसमें ज्ञात कर लिया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे और दोनों ही क्वेश्चन अपन ने अच्छे से इनको सोल्व कर लिया है। दोनों में ही डायग्राम थे। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन नंबर 10 में एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यूं कह सकते हैं कि अपने पास ही एक तरह से डेरिवेशन का हिस्सा है, यानी कि अपन ने जो जड़त्वागुण के जो प्रमेय पढ़े थे उनके अनुप्रयोग है। आपको ध्यान हो वलय का उसकी विभिन्न अक्षों के प्रति जड़त्वागुण की अपने टेबल के फॉर्मेट में लिखा था, चक्ति का भी उनके अलग अलग फॉर्मेट में लिखा था, गोले का लिखा था। यहां उन्हीं मान को पूछ रहे हैं कि ये मान कैसे आए। वहां तो अपन ने उसे टेबल या सारणी के रूप में लिखा था, यहां अब अपन उसे हल करके देखेंगे कि वो मान कैसे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो 10 है उसके अंदर इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 अपन सोल्व कर चुके जो कि अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसके दो भाग हैं। नंबर ए, पहले अपन ए भाग की बात करें, यानी ए और बी दोनों भागों को एक जैसे एक एक भाग को अपन सोल्व करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उस क्वेश्चन में बोर्ड बढ़ जाएगा अपना। तो देखो नंबर ए भाग के अंदर क्या करें, किसी गोले का इसके किसी गोले का इसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्वागुण, इसके किसी व्यास के सापेक्ष, इसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² है। गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा स्क्वायर है, गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा, गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये तो क्वेश्चन कहते हैं के सापेक्ष इसका जड़त्वागुण ज्ञात कीजिए। गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहां कैपिटल M
गोले का द्रव्यमान वे कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है। देखिए पहले अपन इस भाग को सोल्व कर लें, फिर अपन इसके बाद बी भाग वाला क्वेश्चन लिखेंगे ताकि अपने पास पॉइंट क्लियर रहे। देखिएगा यानी कि अपने क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इस क्वेश्चन के दो भाग है, यानी कि अपने आप में दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी 10वें का। अब देखो भाई, अब अपन इसमें बात कर रहे हैं ए की। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये कोई गोला है आपके पास, ये आपके पास कोई क्या है भाई, गोला है इस तरह से। चलो अपन इसे गोला बना लेते हैं। इस गोले की, जब भी गोले का जिक्र है, अगर केवल गोला शब्द कहा है इसका मतलब अपन को उसे ठोस गोला लेना है, ने की गोलीय कोष और ने खोखला गोला। अगर गोलीय कोष या खोखले गोले की बात कहेंगे तो वो शब्द में अपने आप कह दिया जाएगा क्वेश्चन में भी गोलीय कोष है अथवा खोखला गोला है, नहीं तो केवल गोला शब्द का मतलब अपन को ठोस गोला ही लेना है। देखो इसके इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण जो है नंबर 1, ये मान लिया मैंने पहली अक्ष है, इसके प्रति जड़त्वाघूर्ण 2/5 mr² है। इसको स्पर्श करती हुई एक अन्य जो अक्ष है वो जो कि ये है, ये एक अन्य अक्ष। इस अक्ष के प्रति क्या करना है, जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। गोले का द्रव्यमान कैपिटल M है और ध्यान रहे दोनों अक्षों के मध्य की दूरी किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर। अब ध्यान दो आप, ये स्पर्श करती हुई अक्ष है और ये इसका व्यास हो गया जो कि इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है। इस अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण अपन को ज्ञात है, इसके प्रति निकालना है। और ये वाली जो अक्ष है, ये वाली अक्ष इस अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो अपन समानांतर अक्षों की प्रमेय अगर इसमें लगाएं तो देखिएगा कैसे अपन कह सकते हैं, अक्ष 2 अक्ष 1 के समानांतर है एवं अक्ष 1 व्यास के सापेक्ष है। चलो ये इतना ही काफी है कि समानांतर है। अक्ष 2 अक्ष 1 के क्या है, समानांतर है। तो अपन सीधा ही कह सकते हैं, इसलिए समांतर अक्षों की प्रमेय क्या है, समांतर अक्षों की प्रमेय I = IC + MD² से, यही प्रमेय थी जिसमें देखो I तो क्या है, I2 जो कि मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। IC यानी व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण 2/5 mr² एंड D क्या है, R है। इसलिए तो I की जगह क्या रखूंगा मैं, इसमें I2 आ गया। IC का मान 2/5 mr², M D की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं इसके अंदर, R। ये लीजिए R का स्क्वायर हो गया। अब इसे आप सोल्व कर लें, ये लो कितना इजी है। 5 एलसीएम ले लिया है, 2 mr² आ गया है और ये 5 mr² यानी कि I2 = 7/5 mr²। ये लो, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, ये अपन ने इसकी भी सोल्व कर लिए। ये आपने ठोस गोला बना देना है, L लो। अब आप इसको एक बार नोट कर लें ऐसे कैसे। अब अपन इसका जो है बी पार्ट इस क्वेश्चन का, उससे अपन सोल्व करते हैं। बी पार्ट के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि ठोस गोले के स्थान पर क्या दे रहे हैं, कोई चकती दे रहे हैं और चकती का व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण दिया हुआ है mr²/4 और ये कह रहे हैं चकती को स्पर्श करते हुए
और तल के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़ता गुण है उसका मान ज्ञात कीजिए। चलो उसे अपन ज्ञात करते हैं, एक बार आप इसे नोट करें। अब बी क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको भी जैसे अपन ने ये सोल्व किया है ए को लिख करके, ठीक उसी प्रकार से बी को भी अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला जो पार्ट था वो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन सोल्व करेंगे इसका बी वाला पार्ट। देखिए भाई, अब अपन इसके बी पार्ट की बात कर रहे हैं। नंबर बी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? बी पार्ट में कह रहे हैं किसी चकती का इसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण। किसी चकती का इसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण। किसी चकती का इसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण mr²/4 है। mr²/4 है। mr²/4 है, ये दे रखा है। चकती के लंबवत क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? चकती के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली, चकती के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष चकती के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष इस चकती का जड़ता गुण ज्ञात कीजिए। के सापेक्ष इस चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे, देखो अगर अपन को चकती के केंद्र से पारित तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण अपन को पता है। जैसे ये चकती है, इसके केंद्र से पारित तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण अपन को पता है कि वो mr²/2 होता है। इसके स्पर्श करती हुई इस अक्ष के प्रति जड़ता गुण पूछ रहे हैं, यानी कि ये अक्ष इस अक्ष के क्या हो गई? समानांतर हो गई। समांतर से परिमेय से निकल गई। ये mr²/2 है तो ये प्लस mr² और हो गया, यानी कि 3/2 mr² आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण ये है। इसका मतलब इसका उपयोग करना है अपन को क्वेश्चन में। इसको यूज करते हुए केंद्र से पारित तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़ता गुण ज्ञात करें पहले, फिर उसके बाद स्पर्शीय जो और तल के लंबवत अक्ष है उसके प्रति जड़ता गुण निकालें। यानी एक स्टेप को क्वेश्चन ने कहा है कि उसको बढ़ाया जाए। तो चलो अपन वैसा ही सोल्व कर लेते हैं जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा भाई, ये जैसे कोई चकती है, ध्यान दीजिए, ये अपने पास ये कोई चकती है। अब देखो भाई, इस चकती का जैसे ये आप लोगे तो ये इसका व्यास है, ठीक है। अगर ये इसके केंद्र से पारित और तल के लंबवत अक्ष हो गई, व्यास के प्रति जड़ता गुण दिया हुआ है, ये मुझे ज्ञात करना है। पहले मैं इस काम को पूरा कर लूँ। देखो इतने को। अब मैं क्या जानता हूं कि लंब अक्षों की प्रमेय से देखो भाई, ये व्यास है और ये भी इसका क्या है? व्यास है।
ये तो व्यास है ही है, और ये भी इसका क्या है, एक तरह से व्यास है। जो भी केंद्र से गुजर रहा है वही इसके लिए क्या बन गया, व्यास बन गया। और ये तल के क्या है, इसके लंबवत। जो मतलब तल में से गुजरे, तल में स्थित हो और केंद्र से गुजरे, वही चक्ति का क्या बन जाएगी, अक्ष, व्यास बन जाएगी। अब यानी कि देखो लंब अक्षों की प्रमेय से आप ये जानते हो कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई जेड, जहां आई एक्स और आई वाई जो कि तल में स्थित है, एक्स वाई तल है, ये तो क्या है, आई व्यास है, और आई जेड जो अक्ष हो गई ये है केंद्र से पारित, केंद्र से पारित वे तल के लंबवत अक्ष हो गई। यानी कि ये तो है एक्स, ये हो गई है मेरे पास, इसको अगर मैं वाई लूं तो ये हो गई है जेड, एक्स वाई जेड अक्ष हो गई। अगर ऐसा है तो अब देखिएगा भाई, अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं, मुझे आई जेड निकाल लेना है, यानी कि इस अक्ष के प्रति, जिसे कि मैं अक्ष नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो देखो आई एक्स यानी कि आई व्यास प्लस आई वाई, ये भी क्या है, आई व्यास, और आई जेड केंद्र से पारित तल के लंबवत, जिसे कि मैंने क्या कहा है, I1 कह दिया है। तो देखो भाई I1 इज इक्वल टू 2I व्यास हो गया है, और I व्यास यानी व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण कितना दिया है इन्होंने, mr²/4, यानी कि I1 अर्थात केंद्र से पारित वे तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष शक्ति का जड़त्वाघूर्ण इज इक्वल टू कितना बन गया है, mr²/2, mr²/2 आ गया। अब अपने क्वेश्चन को, लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। किसी चक्ति से किसी एक व्यास के साथ जड़त्वाघूर्ण इतना है, चक्ति के लंबवत, चक्ति के लंबवत और इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना है। देखो ये है अब क्वेश्चन, ये चक्ति है आपके पास, ये आपने ज्ञात कर लिया केंद्र से पारित तल के लंबवत, जिसको मैंने अक्ष नंबर 1 नाम दिया था। अब ये कह रहे हैं ऐसे, ये नंबर 2 हो गई है, कह रहे हैं चक्ति के लंबवत, भाई डेड डैश का मतलब चक्ति के लंबवत हो गया, चक्ति के लंबवत और इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, ये लो। अब देखेंगे ये अक्ष इस अक्ष के समानांतर है, इसका मान अपन को पता है। तो देखो अक्ष 2 अक्ष 1 के समांतर है, इसलिए अपन कौन सी प्रमेय का उपयोग करेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय का। इसलिए समांतर अक्षों की प्रमेय से I इज इक्वल टू IC प्लस MD², जहां I इज इक्वल टू तो मेरे पास क्या है, I2 जो मुझे ज्ञात करना है, IC इज इक्वल टू क्या है, I1 जिसका मान मेरे पास है mr²/2, एंड D इज इक्वल टू है R। देख लो इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी, D इज इक्वल टू क्या है, R। I इज इक्वल टू I2, IC इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू mr²/2 एंड D इज इक्वल टू R। अतः I2 इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr², तो ये हो गया है I2 इज इक्वल टू 3/2 mr²। ये लो, जिस अक्ष के प्रति ही जड़ता गुण पूछ रहे थे वो अपन ने निकाल लिया। वैसे ये डेरिवेशन का ही हिस्सा हो जाता है,
लेकिन अपनी इस बुक के अंदर इन्होंने इन्हें क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा है, तो अपन ने भी इसे क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में इसको क्या किया है, बताया है, ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अपन ने जब जहाँ इस टॉपिक को पढ़ा था वहाँ इनके फॉर्मूले ये अपन ने डायरेक्ट लिखे थे। तो यहाँ आप इसका इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 का अपन ने बी पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसके बाद सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उसमें भी क्या कह रहे हैं कि दो अलग अलग पिंड हैं, एक खोखला बेलन है और एक ठोस गोला है, उन पर समान बल आघूर्ण लगाया जा रहा है और समान समय के लिए लगाया जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं किसकी कोणीय चाल कुछ समय बाद जो है समान हो जाएगी। तो देखिएगा उस क्वेश्चन को और अपन अब देखते हैं। देखिएगा भाई, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समान द्रव्यमान व त्रिज्या के समान द्रव्यमान व त्रिज्या के समान द्रव्यमान व त्रिज्या के एक खोखले बेलन त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान बल आघूर्ण। समान द्रव्यमान व त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान बल आघूर्ण ये दिया है उसने। समान बल आघूर्ण लगाए गए हैं, समान बल आघूर्ण लगाए गए हैं। समान द्रव्यमान व त्रिज्या के खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान बल आघूर्ण लगाए गए हैं। बेलन अपनी सामान्य सममिति अक्ष, यानी मुख्य अक्ष हो गई, के परितः घूम सकता है और गोला अपने केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूम सकता है। तो ये पूछ रहे हैं कि दिए गए समय के बाद दोनों में कौन, दिया गया जो समय है कोई निश्चित समय, दिए गए समय में दोनों में कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा। तो देखिए बेलन और एक ठोस गोले पर समान बल आघूर्ण लगाए गए हैं। ये लिख दें अपन, खोखला बेलन वे ठोस गोला अपनी मुख्य अक्षों के प्रति अपनी मुख्य अक्षों के परितः
के प्रति या उसके परितः या उसके सापेक्ष घूम सकते हैं। खोखला गोला व ठोस खोखला बेलन व ठोस गोला अपनी अपनी मुख्य अक्षों के सापेक्ष, यूं कर देते हैं, के सापेक्ष घूम सकते हैं, के सापेक्ष घूम सकते हैं। ठीक है ना। तो दिए गए समय के बाद दोनों में से कौन अधिक चाल प्राप्त कर लेगा, यानी कौन ये चाल पूछी जा रही है। तो दिए गए समय के बाद दोनों में से कौन अधिक, दिए गए समय के बाद दोनों में से कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त करेगा। ये लो भाई, ये पूछा है कौन अधिक चाल प्राप्त करेगा, ये मेन क्वेश्चन का मोटो है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो कहा गया है, देखो अधिकतर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जिस राशि को समान कहा गया है या जिसको कांस्टेंट कहा गया है उसको आप साथ लेके चलें, उसी के आधार पर क्वेश्चन को क्या करें, आप सोल्व करें। तो देखो यहां पर भी समान द्रव्यमान व त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान बल आघूर्ण, यही इसका टर्निंग पॉइंट है, यानी कि बल आघूर्ण का मान क्या दिया है इन्होंने, समान दिया है। तो इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है कि समान बल आघूर्ण है, यानी कि τ1 = क्या है, τ2 है। यही तो हुआ। अब देखिएगा बल आघूर्ण होता क्या है, τ = I α। भाई अपन वेग की बात कर रहे हैं, तो देखो चूंकि τ क्या होता है, I α, इसलिए एक एक की बात कर लें। τ1 यानी कि पहले मैं कह देता हूं C का मतलब सिलेंडर और S का मतलब स्फेयर यानी कि गोला, सॉलिड स्फेयर। C का मतलब होलो सिलेंडर, C का मतलब सिलेंडर, S का मतलब स्फेयर। ये तो है किसके, बेलन के लिए, और ये किसके लिए है, गोले के लिए। तो देखो भाई, चूंकि τ = I α, इसलिए τC = यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IC यानी उसका जड़त्वाघूर्ण, और ये αc, एंड τS = क्या बन जाएगा, IS, और ये क्या हो गया भाई, αs। अतः देखो भाई, IC αc = IS αs, या अब मैं इसे ले लेता हूं αc अपॉन में αs = IS अपॉन में IC। तो आप देख रहे हैं जस्ट ये ऑपोजिट आ रहे हैं। अपन इनकी वैल्यू भी रख के देख लें, इनका रेशियो क्या आता है। अब देखो फिर से, चूंकि IS इसकी मुख्य अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, स्फीयर का 2/5 mr², एंड खोखले बेलन का, देखो खोखला का है भाई, ये केवल बेलन का होता तो अपन ठोस बेलन मान लेते हैं, और ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, mr² 2 मुख्य अक्ष के प्रति, और खोखले का होता है mr², क्योंकि खोखला बेलन का मतलब है एक के ऊपर एक रखी हुई वले, एक के ऊपर एक अगर वले या छल्ले अपने रखा हुआ है, रिंग्स रखी हुई है, एक के ऊपर एक वले रखी हुई है, और उसके केंद्र से पारित और तल के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्वाघूर्ण है वही बेलन की मुख्य अक्ष के प्रति क्या बन जाता है, जड़त्वाघूर्ण बन जाता है, जो अपन ज्ञात कर चुके हैं। तो IC = क्या है, mr²। तो देखो इसलिए αc का मतलब सिलेंडर, αs का मतलब स्फीयर। तो देखो IS की वैल्यू कितनी है, 2mr²/5। फिर रिंग IC ये कितना है, mr²। द्रव्यमान और ध्यान रहे त्रिज्या दोनों की बराबर है, इसलिए अपन ने वही m और r लिया। तो αc अपॉन में αs = देखो
m से m कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2/5 आ गया। ये मेरे पास इनका रेशियो आ रहा है 2:5। तो आप क्या देखेंगे, किसका त्वरण अधिक आ रहा है? साफ दिख रहा है भाई, गोले के लिए त्वरण ज्यादा है। किससे? खोखले बेलन से। यानी कि यहां इसका त्वरण ज्यादा है, इसका मतलब इसका वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अपन बात कर लें, चलो वेग की चाल ही तो पूछिए, तो चाल तो अपन गति की प्रथम समीकरण से देख लें समय के साथ, क्योंकि समय का जिक्र भी तो किया है। क्या कहा है इन्होंने? दिए गए समय के बाद। अगर दिए गए समय के बाद की अगर ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब समय का मान भी एक दोनों के लिए क्या हो गया? फिक्स हो गया। भाई यही तो हुआ, समय का मान भी दोनों के लिए फिक्स हो गया। अब अपन क्या जानते हैं कि गति की जो समीकरण है वो देखो क्या है। इसके आगे के हिस्से को भाई मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। यहां अपन क्या देख रहे हैं, पहले वो देखो। अल्फा एस इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है मेरे पास? अल्फा सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना अधिक आ रहा है ये भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा एस की वैल्यू 5 है तो इसकी क्या है? 2 है। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। अगर मैं इससे देखूं तो देखो दोनों के लिए देखता हूं। जैसे पहले मैं ओमेगा सी की अगर मैं बात करूं तो ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा सी टी कॉमन है, ये तो आ रहा है। एवं ओमेगा एस यानी कि स्फेयर के लिए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा एस टी। तो अब जरा आप गौर करें, ये तो कॉमन है, टी भी कॉमन है, अल्फा का फर्क है। तो देखो चूंकि अल्फा एस इज ग्रेटर देन अल्फा सी, इसलिए ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा सी हो जाएगा। यही आंसर आ गया है। यानी कि जड़त्व आघूर्ण कोणीय चाल किसकी अधिक होगी? गोले की अधिक होगी। यही तो हो रहा है। तो क्या कह सकता हूं? अतः क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त करेगा? अतः समान द्रव्यमान वे समान त्रिज्या के खोखले बेलन वे ठोस गोले, गोले का मतलब ठोस गोला ही है। अतः समान द्रव्यमान वे समान त्रिज्या के खोखले बेलन वे ठोस गोले पर समान बल आघूर्ण आरोपित किया जाए तो कुछ समय पश्चात निश्चित समय पश्चात आरोपित किया जाए तो निश्चित समय पश्चात ठोस गोला खोखले बेलन की तुलना में अधिक कोणीय चाल प्राप्त करेगा। ये लो, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो अपन ने ये सोल्व कर दिया है, जो कि एक सिंपल लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था लॉजिकली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, कि वो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। देखो वो भी एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग का मान क्या करा रहे हैं, वो ज्ञात करा रहे हैं। उस क्वेश्चन को और अपन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 11। आप एक बार इसे नोट करें ऐसे कैसे।
देखिए भाई, अब अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस सिलेंडर, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस सिलेंडर बीस किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस सिलेंडर अपने अक्ष के परित है, अपने अक्ष के परित है, अपने अक्ष के परित है 100 रेडियन प्रति सेकंड के, 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल, अपनी अक्ष के परित है 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है, कि कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। सिलेंडर की त्रिज्या 0.25 मीटर है, सिलेंडर की त्रिज्या 0.25 मीटर है। सिलेंडर की त्रिज्या भी अपन को दी गई है। ज्ञात कीजिए भाई, 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब एक क्वेश्चन के अंदर इसमें भी ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर फर्स्ट, पहले ये ज्ञात करवा रहे हैं सिलेंडर के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा, सिलेंडर के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा, और सेकंड ये मान ज्ञात करवा रहे हैं सिलेंडर का अपने अक्ष के परित है कोणीय संवेग का परिमाण, सिलेंडर का अपने अक्ष के परित है, सिलेंडर का अपने अक्ष के परित है कोणीय संवेग का परिमाण, के परित है कोणीय संवेग का परिमाण। ये लो, ये अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के डाटा लिखो आप। 20 किलोग्राम द्रव्यमान, m = 20 किलोग्राम दिया है, अपने अक्ष के परित 100 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रहा है, यानी कि ओमेगा भी दे दिया है 100 रेडियन पर सेकंड। सिलेंडर की त्रिज्या भी दे दी है, लो 0.25 ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट, सिलेंडर के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मुझे ज्ञात करनी है। देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ½ ओमेगा², तो बिल्कुल सीधा निकाल लीजिए। देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन = ½ ओमेगा²। अब ओमेगा दे रखा है, आई की वैल्यू नहीं है, लेकिन आई की वैल्यू है भाई, हाफ को तो हाफ रहने दें। अब देखो आई क्या है, जड़त्वागुण किसका है, ठोस सिलेंडर का। और ठोस सिलेंडर है क्या, एक के ऊपर एक रखी हुई जो चकतियां हैं, अगर अपन एक के ऊपर एक डिस्क रख दें, चकतियां रख दें, तो एक ठोस सिलेंडर का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। और उसके केंद्र से पारित तल के लंबवत अक्ष के प्रति जो जड़त्वागुण होगा चकती के, वही ठोस बेलन की मुख्य अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, जड़त्वागुण होगा, जिसका कि मान होता है ½ mr² चकती के लिए। और वही मान किसका होता है, ठोस बेलन का, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर यह है ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो इनकी वैल्यू रख लो आप, हाफ, फिर हाफ, m कितना है 20, ओमेगा का फिर m के बाद r का स्क्वायर यानी 0.25 इसका स्क्वायर इनटू ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। देखो भाई, अगर मैं ½ mr² की वैल्यू देखूं
तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 10, 25 25 625, यानी जड़त्व आघूर्ण की जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है 0.625। चलो देखो कैलकुलेशन कर ही लें। ये हो गया है हाफ इंटू ये इतनी जो वैल्यू है जड़त्व आघूर्ण की, हाफ एम आर स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पहले आई की वैल्यू निकाल ही लेता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या है बेलन के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2। एम की वैल्यू है 20, 0.25 इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 10, 0.25 क्योंकि कोणीय संवेग में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ये हो जाएगा 0.625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये जड़त्वाघूर्ण निकाल लिया। जड़त्वाघूर्ण निकालने से ये हो गया कि यहाँ अपने पास कोणीय संवेग जो ज्ञात करना है वहाँ पर भी इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ही यूज़ कर देंगे। चलो भाई, अगर ऐसा है तो ये लोग क्वेश्चन को यहीं से सोल्व कर लो आप। ये इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने केवल गति ऊर्जा नहीं पूछी है, इन्होंने क्वेश्चन में साथ साथ कोणीय संवेग भी पूछा है, यानी जड़त्वाघूर्ण की अपन को दो जगह जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए एक बार आप इसका पहले मान निकाल लें। ये लो, तो देखो भाई हाफ तो हाफ है, आई की वैल्यू है मेरे पास 0.625 ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। ये लो 1/2 0.625 10⁻⁴ ये हो गई ये 4। अब इसे आप सोल्व कर लें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन यानी कि घूर्णन की गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी 3.125 इंटू 10⁻³ जूल। ये लो, ये अपने पास आ गई है घूर्णन की गतिज ऊर्जा। नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन में पूछा है सिलेंडर का अपने अक्ष के परितः कोणीय संवेग का परिमाण पूछा है, दिशा वगैरह नहीं पूछ रहे हैं। तो देखो कोणीय संवेग J इज इक्वल टू आई ओमेगा। पहले तो अपन ये लिख दें कि J इज इक्वल टू क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। अब देखिएगा J इज इक्वल टू आई ओमेगा से आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 0.625, ओमेगा दिया हुआ है 100। तो ध्यान रखना कोणीय संवेग को मैंने L से ना लेकर किससे लिया है, J से। L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो आप देखिएगा J इज इक्वल टू 0.625 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 62.5 और कोणीय संवेग की यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड, जो कि प्लांक नियतांक की है। यहाँ अपन ने इसका क्या निकाल लिया है, परिमाण निकाल लिया है। ये लो भाई कोणीय संवेग का परिमाण भी हो गया है। तो आपके यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 12 तक अपने ये क्वेश्चन इस चैप्टर के सोल्व हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। 12 तक के क्वेश्चन अपन सोल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एज इट ऐसे के ऐसे अपनी नोटबुक में इसे नोट करें। यहाँ अपन है जूल इंटू सेकेंड। देखो मात्रा का दूसरा भी आप और ले सकते हो अपनी सुविधा अनुसार।